कुशादा पेशानी और मुस्कुराती आंखों के मालिक इमैनुअल नज़ीर मानी 14 जनवरी 1972 को भरो के ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। आप बचपन ही से अपनी अनोखे अंदाज से दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते। अपने आप को खोजना, गौर व फिक्र करना, कुदरती नज़ारों को पसंद करना, तन्हाई में खुद से बातें करना, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ना और खुदा के वजूद को तलाशते रहना आपको हम्मा वक्त मुतहर्रिक रखता था। ज़माना तालब इल्मी ही में आप निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। आपको शायरी और मौसीकी से ख़ुसूसी लगाव है। ज़माना तालब इल्मी में ही आपके मज़ामीन, नज़में और गज़लें कैथलिक नकीर, शालूम, मकाशफा और दीगर मजल्लों में छपने लगे। आपकी तालीमी काबिलियत BA सहाफ़त और MA इंग्लिश है। खुदा की तलाश आपको कहानत के आला मनसब की तरफ ले गई और आप 6 जनवरी 2001 को कहानत के ओहदा पर फाइज हुए और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए रोम चले गए। वहाँ पर आपने ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी से कलीसियाई तारीख में लाइसेंस की डिग्री हासिल की। कहानत के इस सफ़र में आपने खुदा का शख्सी और गहरा तजुर्बा किया। आप बतौर प्रीस्ट सेंट जोसेफ पैरिश सियालकोट में 2006 से 2008 तक पासबानी खिदमत अंजाम देते रहे। आप दर्स व तदरीस के काम को इबादत समझते हैं। आपने अपनी तालीमी खिदमत सेंट मेरी सेमिनरी लाहौर में बतौर प्रोफेसर 2001 से 2006 तक अंजाम दी। 2004 से 2006 तक आप रेक्टर कैपुचिन हाउस लाहौर रहे। अदबी दुनिया में आपने एक चमकते हुए सितारे की तरह सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। आप मुनफरद लबो लहजा के शायर हैं। आपकी शायरी पर जदीदियत का रंग गालिब है। इमैनुअल नज़ीर मानी शायरी और गीत नगारी में उभरता हुआ नाम है। आप हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। आप शायर, मुसन्निफ, मुहक्किक और काहिन हैं। आपकी शायरी में गमे दौरा के साथ साथ हुस्ने जाना का रंग भी बहुत नुमाया है। मानी की शायरी में इंसान के बातनी और खारजी मसाइल, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का इजहार बहुत शिद्दत से उभर कर सामने आया है। लेजेंड शायर नज़ीर कैसर के मुताबिक इमैनुअल नज़ीर मानी ज़िंदगी से भरी हुई शख्सियत हैं, जिनकी तमाम तर शायरी ज़मीन पर बोझ से दबे हुए लोगों की आवाज़ों से मुजस्सम होती है। खुदा ने आपको लिखने की सलाहियतों से मालामाल किया। अल्फाज के खूबसूरत चुनाव, मुनफरद लबो लहजा और शायराना मिजाज ने आपको हर दिल अजीज़ बना रखा है। आपकी 6 किताबें शाया हो चुकी हैं, जो शेरी और अदबी हलकों में दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं। आपकी किताबें आलम और दरवेश, कैपुचिन मशाहिर, फाख्ता रक्स करेगी, पहली नज़्म मोहब्बत है, सावन में फूल खिले और फजल दुखिया आपकी मेहनत और अदब दोस्ती का समर है। खुदा ने आपको अल्फाज को खूबसूरत तरतीब से बयान करने का मलका भी अता किया है। आप 2008 से 2011 तक रेडियो वेटिकन रोम से बतौर प्रेजेंटर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आपकी अदबी और इल्मी खिदमत को सहराते हुए आपको 2006 में फ़रोग़े अदब अवार्ड से नवाजा गया। आप 2014 से इंग्लैंड में मुकीम हैं
कैम्ब्रिज और पोर्ट्समिथ में पासबानी खिदमात के बाद आजकल यॉर्क डायसिस में पैरिश प्रीस्ट की हैसियत से खिदमत पर मामूर हैं। आप न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर बतौर डायरेक्टर और मेज़बान भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आपकी शायरी को यूट्यूब चैनल पर देखा और सुना जा सकता है। इसके अलावा दाइम अदब चैनल पर भी आपकी शायरी मौजूद है। आपका मशहूर शेर है, रोशनी बांट दो ज़माने में, रोशनी बांट दो ज़माने में, इससे पहले कि रात हो जाए। नाज़रीन, आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन है कि NCN टीवी के डायरेक्टर फादर इमानुएल नज़ीर मानी ने अपनी काहिनाना ज़िंदगी के 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। अगरचे उन्होंने 20 साल मुकम्मल किए हैं, मगर ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि वो और भी जांफशानी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। वो एक काहिन होने के साथ अदब की दुनिया में यकसां मकबूल हैं। हमारे साथ वो तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दिया है, जिसके लिए हम उनके बेहद मशकूर हैं और उनकी इस बेलौस खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि उनकी 20 साला काहिनाना खिदमत मुकम्मल करने पर हम उनका इंटरव्यू किसी ऐसी शख्सियत से करवाएं जो हाई प्रोफाइल हो और इंटरव्यू की अहमियत को बखूबी आशना हो। तो हमारी नज़र और जहन की सुई बार बार सिमाब आसफ पर आकर अटक जाती थी। मेरा यहाँ फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका मुख्तसर तारफ़ भी कराता चलूँ। सिमाब एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ वो रिसर्च स्कॉलर SDPI हैं और फिर सिंध प्रेसिडेंट PMTA यानी पाकिस्तान माइनॉरिटी टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। फिर जो हमारी एक गुड लक है कि NCN की वो चीफ एडवाइज़र भी हैं, परमानेंट फोकलिटी की वो सोशल एक्टिविस्ट कोऑर्डिनेटर, सेंट पैट्रिक कॉलेज में वो लेक्चरर भी हैं और बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो फिर नाजरीन आपके गोश गुजार करते चलेंगे। NCN टीवी अपनी चीफ एडवाइजर सिमाब का भी बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। नाजरीन, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने अपना एक पेड सेमिनार छोड़ा और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने की हामी भरी है। सिमाब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं शमसन जावेद बाहसियत फाउंडर एंड चेयरमैन NCN टीवी फादर इमानुएल नज़ीर मानी को उनकी खिदमत पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे वाइस चेयरमैन जावेद भट्टी और NCN टीवी की पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो। अब मैं सिमाब से इस्तदा करता हूँ कि वो फादर मानी से गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएं और मैं फिर शुक्रिया अदा करते हुए आपको दिल की गहराइयों से फादर मानी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको और ज़ोरे कलम बख्शे और अपनी रूहानी खिदमत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। थैंक यू वेरी मच सैमसन जावेद साहब।
और नाज़रीन, इस वक्त आप सबको खुशामदीद इस प्रोग्राम में, स्पेशल प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम हम लोगों ने ख़ास तौर पर तरतीब दिया है स्पेशल डेडिकेशन टू फादर इमैनुअल नज़ीर मानी, क्योंकि आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर इमैनुअल नज़ीर मानी की 20 इयर्स प्रीस्टलीहुड की एनिवर्सरी को। इंडीड ये बहुत बड़ा मोमेंट है उनकी ज़िंदगी में भी, और ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में भी बल्कि तमाम लोग जैसे हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम खुदावंद से के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि वो एक कमिटमेंट के साथ, एक पैशन के साथ और एक लॉयल्टी के साथ खुदावंद के साथ चलते रहे हैं, और ये मुमकिन हुआ कि आज इस डेट पे 6 जनवरी पे उनकी 20 इयर्स ऑफ प्रीस्टली ऑर्डिनेशन के कंप्लीट हुए हैं। खुदावंद से वफादारी और खुदावंद के साथ चलने में, जैसा कि हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि ये रास्ता तंग है, इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी आपके पास आसाइशें होती हैं, लेकिन आप उन सब को तर्क करके खुदावंद की राह पे चले जाएं, और उसमें उन्होंने अपने 20 साल कंप्लीट किए हैं। यकीनन बहुत सी कुर्बानियां, यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, यकीनन बहुत सारे मुश्किल मराहल आए होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम उनसे ये सारी बातें करेंगे। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी तमाम खिदमात, उनकी सारी शख्सियत सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज और उनको वेलकम करने से पहले मैं चाहूंगी अपने नाज़रीन के लिए एक मुख्तसर सा उनका तारुफ करवाना, क्योंकि उनकी जो खिदमात हैं 20 साल की, वो हम 1 घंटे के प्रोग्राम में तो समो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ बातों को लेकर उन पे आज के प्रोग्राम में खास तौर पर बात करेंगे, और उनका एक क्विक मैं इंट्रोडक्शन खास तौर पर देना चाहूंगी, ताकि नाजरीन प्रिपेयर्ड हों कि आज हमने किन किन बातों पे फादर इमैनुअल नज़ीर मानी से बात करनी है। नाज़रीन, 20 साल से फादर इमैनुअल नज़ीर मानी खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। 6 जनवरी 2001 को आप काहिन मुकर्रर हुए थे, और पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स किया, चर्च हिस्ट्री में ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी रोम से लाइसेंस किया, रेक्टर कैपुचिन हाउस रहे 2004 से 2006। पाकिस्तान में उन्होंने एक लंबे अरसे तक खिदमत की है, और आजकल वो यूके में बेस्ड हैं, एंड ही सर्विंग एज ए पैरिश प्रीस्ट ओवर देयर। और हम सबके लिए बाइसे फख्र बात यह है कि फादर मानी की पैरिश कम्युनिटी जुरिस्डिक्शन में 12,000 से ज्यादा वाइट ब्रिटिशर्स हैं, और हम ये बखूबी जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान ही में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन यूके में जाके वाइट ब्रिटिशर्स में पैरिश प्रीस्ट होना और वहां पे सारी खिदमत करना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और फादर जी, हम दिल की गहराइयों से बहुत खुदाम की शुक्रगुजार हैं कि खुदाम ने आपको इतनी इज्जत बख्शी है वहां पे। नाज़रीन, ये तो एक पासबानी खिदमत के हवाले से मैंने बात की। फादर इमैनुअल मानी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, खुदाम ने इनको बहुत ज़्यादा बरकतें दी हैं और खसूसियात इनके अंदर रखी हैं, और उनमें से एक और ख़ास बात इनकी अदबी सरगर्मियाँ और अदबी जो इनकी कोशिशें रही हैं, खिदमात रही हैं, वो हैं। फादर इमैनुअल नज़ीर मानी शायरी और गीत निगारी में उभरता हुआ नाम है। आप शायर, मुसन्निफ, मुहक्किक और काहिन हैं। और शायरी की बात करें तो एक शायरी सरसरी होती है और शौकिया होती है, लेकिन फादर इमैनुअल मानी की शायरी को अगर हम गौर से पढ़ें तो उसमें एक पूरी फिलॉसफी नजर आती है। और उनका एक शेर यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करना चाहूंगी। रोशनी बांट दो जमाने में, रोशनी बांट दो जमाने में, इससे पहले कि रात हो जाए। आपकी शायरी में गमे दौरा के साथ साथ उसने जाना का रंग भी नुमाया है। फादर मानी की शायरी में इंसान के बातनी और खारजी मसाइल, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का इजहार बहुत शिद्दत से उभर के सामने आया है। लेजेंड शायर, आप सब उनको बखूबी जानते हैं, नजीर कैसर। उनके मुताबिक फादर इमैनुअल नज़ीर मानी जिंदगी से भरी हुई शख्सियत हैं, जिनकी तमाम तर शायरी जमीन पर बोझ से दबे हुए लोगों की आवाज से मुजस्सम होती है।
नाजरीन, गुज़िश्ता 3 दिहाइयों 3 डेकेड से शेरो अदब के साथ मुंसलिक हैं। ये तो हमने बात की उनकी शायरी से मुतल्लिक। इसके साथ-साथ वो लिखते भी बहुत ही बाकमाल हैं और अगर एज़ ए ऑथर बात करें तो आपकी 6 कुत्ब पब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें आलमो दरवेश सितंबर 2000 में पब्लिश हुई, कैपुचिन मुशाहिर जनवरी 2000 में पब्लिश हुई, 2002 में, फाख्ता रक्स करेगी जून 2002 में आई, पहली नज़्म मोहब्बत है जून 2003 में पब्लिश हुई, सावन में फूल खिले मई 2005 में आई, फजल दुखिया मार्च 2000 में शाया हुई। नाज़रीन, इसके साथ-साथ मैंने जैसा आपको कहा कि 1 घंटे के प्रोग्राम में हम हर बात पे बात नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम लोगों ने मोटी-मोटी बातें निकाली हैं ताकि जिन पे हम ख़ास तौर पे बात कर सकें। एक तो हमने ज़िक्र किया फ़ादर इमैनुअल मानी की पासबानी खिदमत के हिसाब से कि 20 इयर्स उनके कंप्लीट हुए हैं और ये ख़ास मौका है जिस पे हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं, इसलिए हमने उसका ज़िक्र किया। उसके साथ-साथ साहिब किताब होना ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी इज़्ज़त की बात भी है। हमें कोई कहे एक पैराग्राफ लिखें तो हमारे लफ्ज़ कभी इधर से उधर हो रहे होते हैं, कभी हमें हमारे स्ट्रक्चर में, कभी हमारी जो वोकैब्युलरी है उसमें कितनी सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं और 6 किताबों को लिखना यकीनन ये खुदावंद का रहम भी है और डेफ़िनिटली ये है कि बहुत बड़ी बात है। ये तो हुई 2 ऐसी ख़ास बात और इसके साथ-साथ अगर आपने गौर किया हो, आपने फादर मानी को पिछले पूरे 1 साल से मेज़बानी के जौहर दिखाते हुए एनसीएन टीवी पे देखा और जिससे हमें ये पता चला कि बेशक लिखते तो वो बहुत खूब हैं ही हैं, लेकिन हर लिखने वाला ज़रूरी नहीं कि अच्छा मुकर्रर भी हो। पब्लिक स्पीकिंग एक और स्किल है। उनकी वर्बल कम्युनिकेशंस जो हैं, वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो खूबसूरत लिखते भी हैं। और आपने देखा है कि किस तरह एनसीएन टीवी में वो मेज़बानी से अपने हर प्रोग्राम में 4 चाँद लगा देते हैं। तो हमने उनको पासबानी खिदमत करते देखा, हमने उनको अदब से उनका लगाव देखा और साथ ही साथ हमने उनका एक मीडिया का बड़ा एक अहम रोल देखा है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये खिदमत को भी निभाया है। नाज़रीन, ज़्यादा टाइम मैं इंट्रोडक्शन में नहीं लेना चाहूँगी, ये वो चंद ज़रूरी बातें थी जो करनी ज़रूरी थी, इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पे फ़ादर इमैनुअल मानी को यहाँ पे दावत दूँ गुफ्तगू के लिए और तमहीद में ये बातें इसलिए बाँधनी ज़रूरी थी, कई हमारे साथ ऐसे भी हमारे नाज़रीन जॉइन कर रहे हैं जिनकी शायद आज पहली मुलाकात हो फ़ादर इमैनुअल नज़ीर मानी से और हम चाहेंगे कि आप सब मिल के हमारे साथ वेलकम भी करें फ़ादर इमैनुअल मानी को और साथ-साथ उनको कांग्रेचुलेट भी करें उनकी 20 इयर्स की प्रीस्टली ऑर्डिनेशन की एनिवर्सरी पे। So Father Emmanuel Nazir Mani, congratulations, many congratulations and welcome to the show. जी सिमाब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और जो आपने तारुफ सारा बयान किया। आई हम्बल माई सेल्फ बिफोर गॉड और यकीनन आज का दिन जो है ये मेरे लिए बड़ा बाबरकत दिन है क्योंकि आप जानती हैं कि ये एक ऐसा दिन था क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ मुझे याद है कि जो फीलिंग्स होती हैं जब आप एक लंबा सफर तय करके और एक कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ऐसी फीलिंग्स थी जो कि आई कांट एक्सप्रेस नाउ और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये 20 साल का सफर जो है अगरचे आसान नहीं, मुश्किलात, दुख तकलीफें इंसानी जिंदगी का हिस्सा हैं और उससे पहले भी 12 साल की ट्रेनिंग जो है लेकिन मैं समझता हूँ कि जब खुदा का हाथ जो है आप पे होता है, खुदा की मोहब्बत आपके साथ होती है तो आप हर हर्डल्स को, मुश्किल को क्रॉस करते हैं और खुदा आपके साथ साथ चलता है और खुदा आपकी मदद करता है। तो मैं आज खास तौर पे जब 20 साल मुकम्मल किए हैं तो सबसे पहले जो मेरे जज्बात हैं फीलिंग जो है वो ग्रेटिट्यूड के हैं, थैंक्स गिविंग के हैं कि किस तरह खुदा जो है वो हमेशा मेरे साथ रहा है। मैंने खुदा की मोहब्बत का बहुत गहरा तजर्बा किया है और कहीं-कहीं पे तो बहुत ज़्यादा किया है कि जहाँ पे मैं बिल्कुल बेबस था और मुझे पता है कि वो खुदा की रहमत बरकत ना होती तो शायद मैं उससे ना आता। तो आज मैं खास तौर पे याद करता हूँ अपने वालिदैन को, अपने वालिद को। वो मुझे अभी उसमें वक़्त मैं ट्रेनिंग में था और 1995 में
वो इस दुनिया से चले गए, तो वो दिन ना देख सके मुझे काहिन बनते हुए। लेकिन मेरी वालदा जो है वो देख सकी, लेकिन उनकी वफ़ात जो है वो 2013 में हुई। तो ये 2 हस्तियाँ जो हैं बहुत मोतबर मेरे लिए, जिन्होंने बहुत किरदार अदा किया। आप जानते हैं कि वालिदैन ख़ास तौर पे बहुत अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। और बहन-भाई जो हैं उनकी सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने सारे उस्ताज़ा का, जो रेक्टर्स थे सेमिनरी में उनका, दोस्त अहबाब का, जो मेरे क्लासमेट्स थे उनका। तो मैं जो आज ख़ास तौर पे ये जो 20 इयर्स के बाद जो है जब देखता हूँ ये पूरा सफ़र जो है, तो मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो कहीं न कहीं जिन्होंने हिस्सा डाला मेरी तरबियत में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी के जज़्बात से मामूर हूँ। फादर इमैनुअल मानी, मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि आपने उन तमाम की लोगों का ज़िक्र किया है, जिनका वाक़ई जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी इनकम्प्लीट होती है। उनका एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट हमारे साथ होती है। फैमिली वो यूनिट खुदावंद ने हमें दिया है, जो इसलिए हमसे प्यार नहीं करते कि हम में कोई क्वालिटी होती है। वो इसलिए हमें प्यार करते हैं कि हम उनका हिस्सा होते हैं। तो इस मौके पे बिल्कुल डेफ़िनेटली उन सब की याद के बगैर शायद इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना इनकम्प्लीट हो। तो आई एम रियली लाइक अप्रिशिएटिंग द वे यू हैव kind of acknowledged their role as well. सैमसन जावेद साहब को मैं स्पेशल हाई भी करना चाहूंगी और थैंक यू भी करना चाहूंगी, बिकॉज ही इज एवरी टाइम सेटिंग न्यू बार्स एंड न्यू स्टैंडर्ड्स। हम सब ने एक टीम की तरह पूरा साल काम किया और आज सैमसन साहब ने प्रोग्राम की ओपनिंग की और मेरे दिल को बहुत खुशी हुई कि वो चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं चैनल के। और एक स्ट्रॉन्ग जो टीम बिल्डिंग की हम बात करते हैं, उसकी वो उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी है कि किस तरह उन्होंने इस मोमेंट को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बीइंग टीम और आपसे एसोसिएट होने की वजह से हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम दिल की गहराइयों से बेहद खुश हैं। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सैमसन जावेद साहब की कि उन्होंने ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम डेडिकेट किया है इस खास माइलस्टोन की कंप्लीशन पे। और उन्होंने ये सोचा और उन्होंने ये समझा कि ये प्रोग्राम हमें फादर मानी के लिए करना चाहिए और उनकी जितनी सारी 20 साल की खिदमत है उसको हम डॉक्यूमेंटेड सूरत में लेके आए। और ये एक हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से हमारा एक तोहफा है फादर इमैनुअल नज़ीर मानी को। ये एक याद है जो हमारी आपके साथ अब एक और मेमोरी बन रही है। और इन तमाम बातों को जो आपकी ज़ात से मुतल्लिक वो तमाम खुसूसियात जो खुदावंद ने आप में रखी हैं, वो तमाम खिदमात जो आपने खुदावंद के लोगों के लिए की हैं, उसको हम लोगों तक लेके आएँ, ताकि वो अपनी दुआओं में आपको और ज़्यादा रखें और आपके लिए खुदावंद और राहें खोले खिदमत की। तो फादर जी, आपके साथ गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगी और मैं चाहूँगी कि हम बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करें। आप ये बताइएगा कि जो आपकी इब्तदाई तालीम थी, वो आपने कहाँ से हासिल की? अपनी तालीम और तरबियत के बारे में बताइए और ख़ास तौर पर अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताएँ। और उसके साथ-साथ चूँकि आज हम आपकी 20 इयर्स ऑफ प्रीस्टली ऑर्डिनेशन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए कि ये जो काहिनाना बुलाहट थी, ये कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आपने कैसे जाना? और इन सारी बातों की जो इब्तदाई आपकी ज़िंदगी के बारे में और बुलाहट के बारे में, उसके बारे में आप हमें बताएँ। जी, समाप ज़रूर। और 1972 में मैं सियालकोट का एक गाँव है, उसका नाम है भरोके, तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद जो हैं नज़ीर मसीह और मेरी वालदा जो सलीमा बीबी, उनके घर जो है मेरी पैदाइश हुई और मैं फैमिली में चौथे नंबर पे हूँ। और जब मैं अभी छोटा था, तो मैंने देखा कि जो मेरे वालिद हैं, क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ईमान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था खुदा पे। तो वो सुबह-सुबह उठते 5 बजे और जो मुकद्दस तस्वीरें आपको पता है घर में लगी होती हैं, तो उनके सामने जाके तो ऊँची-ऊँची दुआ किया करते थे। तो ये एक बहुत यादगार और सुनहरी मेमोरी है उनकी मेरे साथ। और मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी मोहब्बत थी खुदा के लिए, जो खुदा को याद करते थे सुबह उठ के, तो ये इसने मुझे हमेशा तक़वियत दी कि आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मसला हो, आप खुदा की तरफ आएँ, खुदा से माँगे तो खुदा जो है वो मदद करता है। तो जब भी जो प्राइमरी स्कूल हमारा था वहाँ पे गाँव में, तो वहाँ पे मैंने
5वीं जमात जो है वो पास की। और ये वो वक्त था जब मैं छोटा था 5वीं जमात में कि मैं आई वाज वेरी आउटस्टैंडिंग इन माय स्टडीज। तो मुझे याद है कि जो टीचर्स हैं वो हमारे वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे ना सिर्फ क्लास का बल्कि पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया, जो हेड बॉय होता है। तो चाबियाँ जो है स्कूल की वो भी मेरे पास होती थी और मास्टर आने से पहले पहले मैं जाके स्कूल को खोलता था, देखता था एवरीथिंग इज ओके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लीडरशिप है ये आई रियली स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल। और जो प्राइमरी का जो इम्तिहान है वो मैंने बड़े आला नंबरों में पास किया, फर्स्ट पोजीशन में। तो मुझे स्कॉलरशिप जो है वो मिली जबरदस्त। जो गवर्नमेंट की तरफ से। सो आई रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड। और उसके बाद मुझे याद है कि जो मेरे दादाजी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और आपको पता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कितना देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा शाइनिंग है और बाकी जो जितने हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहेंगे कि आप जो है ना कहीं बेहतर स्कूल में आपको करें, क्योंकि आप आपकी जो काबिलियत है वो बड़ी अच्छी है, आप अच्छी तरह समझ लेते हैं चीज़ों को। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हॉस्टल में जाना चाहेंगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। तो वहाँ से जाम के चीमा जो है वो पैरिश हाउस है वहाँ पे, जो सेंटर है पैरिश सेंटर, जो बेल्जियन कैप्चन मिशनरीज़ थे वो वहाँ पे थे। तो वो वहाँ पे मुझे दाखिल करा दिया गया। सो दैट वाज़ इन 6th क्लास 1984 में वहाँ पे। और ये वो वक़्त था जब आप देखें कि बच्चा 13-14 साल का होता है, अभी सीख रहा होता है चीज़ें कैसे। तो वो मैंने वहाँ पे सीखा कि किस तरह आपने यू हैव टू मैनेज योर लाइफ अलोन। हॉस्टल में मुझे याद है कि हम कपड़े भी अपने खुद ही वहाँ पे धोते थे, इस्त्री करते थे और चीज़ें। तो वहाँ पे एक रूटीन थी। रूटीन ये थी कि हम सुबह उठते थे और उसके बाद नहा के और स्टडी होती थी और हम हर रोज़ जो पाक मास है, पाक यूसुफ की कुर्बानी है, उसमें शामिल होते थे और उसके बाद स्कूल जाते थे। तो वहाँ पे क्योंकि पैरिश हाउस था और जो बेल्जियन कैप्चन मिशनरीज़ हैं उनमें फादर अल्बान और फादर यूबर्ट जो हैं वो वहाँ पे थे। तो वो बहुत बड़े पासवान थे, बहुत अच्छी उनकी मसाली खिदमत, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो 1984 से 1988 तक मैं जाम के चीमा हॉस्टल से मैंने तालीम हासिल की। और यही वो वक़्त था जो कि मेरी कायनाना बुलाहट की तरफ आने का वक़्त था। मुझे मुक़द्दस फ्रांसिस, क्योंकि वो फ्रांसिस्कन कैप्चन प्रीस्ट थे, मिशनरी थे। तो मुझे याद है कि मैं शौक पैदा हुआ कि कुछ पढ़ने का। तो फादर अल्बान थे, तो उनसे मैंने कहा कि मैंने कुछ पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी जो है, उनके बारे में एक किताब थी आईना, तो वो मुझे दी कि ये पढ़ें। तो वो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा मैं मुतासिर हुआ मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी की ज़िंदगी से। तो वो 3-4 साल जो हॉस्टल में थे, जो वोकेशन जो है वो नर्चर हुई, मुझे बहुत शौक हुआ। और ख़ास तौर पे जो मिशनरीज़ थे, उनकी ज़िंदगी को देख के, फादर अल्बान जो हैं वो उनकी ज़िंदगी को देख के तो मैंने कहा कि अगर ये अपना मुल्क छोड़ के आ सकते हैं, हमारी खिदमत करते हैं, तो हमें भी अपने लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना चाहिए। तो ये आई वाज़ 14 इयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। और जब मैं 16 इयर्स था आई कंप्लीटेड माय जो मैट्रिकुलेशन है, तो उसी साल 1988 में फिर मैंने जॉइन किया सर। तो ये जो बुलाहट है ये हॉस्टल से शुरू। एक्सीलेंट। और फादर जी, जैसे आपने भी ज़िक्र पूरा किया, आपने बताया कि आपने कैसे, और ये बहुत सारे फादर्स का ज़िक्र किया, जिससे हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि आप पहले कैथलिक चर्च के साथ एसोसिएटेड थे और अभी इस वक़्त करंटली आप चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ सर्व कर रहे हैं। तो हाउ इज़ योर दिस एक्सपीरियंस? जी, जी। ये मैं इसके बारे में आपको साथ-साथ बताऊँगा ये चीज़ें जो हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ जो इससे पहले कि ये मैं बात करूँ कि जो मेरा तालीम-ओ-तरबियत का सिलसिला जो था पाकिस्तान में 12 साल की जो ट्रेनिंग है। तो ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन को, जितने भी जी। इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि ये जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे काहिन बनने का जो तरबियत है, ये 10-12 साल लगते हैं। 10 साल लगते हैं तकरीबन जो डायसीज़न प्रीस्ट होते हैं और जो रिलीजियस होते हैं, उनको, क्योंकि नोविशिएट और पोस्ट नोविशिएट भी शामिल होता है, तो इस तरह ये 12 साल लग जाते हैं। तो 12 साल जो 4 साल हैं वो इब्तदाई साल हैं, सेमिनरी में लाहौर में थे। उसके बाद कराची में 2 साल की फिलॉसफी होती थी और नोविशिएट और पोस्ट नोविशिएट, और 4 साल जो है वो थियोलॉजी के। तो 12 साल की एक तालीम और तरबियत जो है वो हासिल की। तो ये जो लंबी ट्रेनिंग है, इसका मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
खुदा का तजर्बा करें, आप इल्म हासिल करें, हिकमत में बढ़ें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक जो लीडर है जिसने दूसरों को लीड करना होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद बाशऊर हो, पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, समझ बिल्कुल। भी व्हेन यू हो। हैव सब्सटेंस, और जब आपके अंदर भरा हुआ है, तभी आप किसी और को कुछ दे सकेंगे। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो 1988 में जब मैं सेमिनरी में गया, तो वो सेमिनरी का माहौल जो है वो बड़ा ज़रख़ेज़ था। मुझे याद है कि फ़ादर फ्रांसिस तनवीर जो हैं वो हमारे रेक्टर थे और वो खुद बहुत अच्छे गीत नगार, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वो मैंने उनको देखा तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो कुदरती तौर पे उससे पहले 1988 से पहले मैंने कभी लिखा नहीं था कुछ भी। तो ये वो दौर था जब फिर मेरा वो रुझान हुआ लिखने की तरफ, और ना सिर्फ़ ये बल्कि मौसीकी की तरफ भी हुआ, और मैंने हारमोनियम वगैरह जो है वो सीखना शुरू किया, कुछ राग अच्छा। सीखने शुरू किए। और इसी तरह शायरी, गीत नगारी और मौसीकी जो है ये इसमें मैं बढ़ता गया। और जो मेरे मज़ामीन हैं वो कैथोलिक नकीब, काशफ़ा जो था, और बूए मादरन, और कुछ जो मैगज़ीन पाकिस्तान से हमारी जो मुख्तलिफ डायसियाँ वहाँ से निकलते थे। तो उनमें रेगुलरली आर्टिकल्स, नज़्में, ग़ज़लें जो हैं वो जब मैं सेमिनरी में था तो उस वक़्त ही शाया होना शुरू हो गई थी। तो वो बड़ा एक सुनहरा दौर था सीखने का, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो इस तरह जो पाकिस्तान में जो मेरी पहली अपॉइंटमेंट है 2001 में जब ऑर्डिनेशन हुई, जी, तो मैंने उसका ख़ास तौर पे आपसे ये बात पूछनी थी, क्योंकि आज जब हम आपकी प्रीस्टली ये ऑर्डिनेशन को और इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने ये डेफ़िनेटली आपसे पूछना था कि आपकी पहली तकर्री कहाँ पे हुई? जी, जी। तो जो पहली तकर्री है वो मेरी कैप्शन हाउस लाहौर में हुई, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जब आते हैं तो वो ही इब्तदाई दरसगाह है जो कैप्शन स्टूडेंट्स के लिए सही, सही, सही। खादिर सेमिनरी जी, जो इसके साथ एक और बात पूछना चाहूँगी कि चूँकि जैसे आपने अभी पूरा तफ़सील से बताया कि 12 इयर्स की ये एक एक्सटेंसिव सी ट्रेनिंग है, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारा आपको ट्रेन किया गया, सिखाया गया, आपको पूरी एक काइंड ऑफ वो उन्होंने पूरी उसकी कमांड दी। तो 12 इयर्स की एक पूरी ट्रेनिंग करने के बाद, फिर वो दिन आया जिस दिन आपका ऑर्डिनेशन हुआ। एक मुस्तकिल मिज़ाजी से आपने, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा है कि कई लोग उनको बुलाहट होती है, जॉइन करते हैं, लेकिन वो बीच में से छोड़ देते हैं। जी, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने अपना वो पूरा 12 साल की ट्रेनिंग का जब ये सारा सफ़र पूरा किया और उसके बाद जब आपका ऑर्डिनेशन हुआ, तो उस वक़्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? उस वक़्त जी, आपको जी। कैसा लग रहा था? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ग्रेट डे था मेरे लिए, क्योंकि जब आप एक लंबी ट्रेनिंग के बाद आप एक मंज़िल पे पहुँचते हैं, और बहुत शुक्रगुज़ारी के जज़्बात हैं। मुझे याद है कि जो मेरे घर वाले हैं, वहाँ से, वो गाँव से, वो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा नहीं था कि फ़ादर कैसा बनता है और ये वो। सो आई वाज़ द ओनली वन। वो जितने इर्द-गिर्द गाँव थे वहाँ से मैं ही था जो इस तरफ आया था। तो वो मुझे याद है कि वो 2 बसों में लोग वहाँ से आए मिलने देखने आए, के देखने लिए। आए हाँ। फादर जी को। बिल्कुल, बिल्कुल, भरी हुई बसें थी, तो वहाँ पे वो सारे आए, और कैथेड्रल में लाहौर में तो मेरी शुक्रगुज़ारी की इबादत जो है उसमें वो शामिल हुए उस डे को। बड़े ऑनर की बात है फादर जी, और खुदावंद जिनको चुनता है और वो साबित कदमी से खुदावंद के साथ चलते रहें, और एक देखिए माइलस्टोन कंप्लीट हो, ये वाक़ई बहुत खुशी की बात भी होती है और बहुत फ़ख्र की बात भी होती है, नो बिल्कुल, डाउट। बिल्कुल। फादर जी, एक एक हट के सवाल कर लूँ? जी, जी। एक थोड़ा-सा जी, जी। इन सारे 20 सालों में जो प्रीस्टहुड के आपके इयर्स हैं, उसमें कोई ऐसा ख़ास टाइम, कोई ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस आपका पासबानी खिदमत को लेके, जो आप हमारे लोगों के साथ शेयर करना चाहें? कोई एक ऐसा मोमेंट हो, जी, जो आपके ज़हन में रुक गया हो? जी, जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिमाप के जो मेरी पहली तकर्री जो है जैसे ज़िक्र किया, तो ये कैप्टन हाउस में हुई जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको पता है कि फ़ादर बनते हैं। तो मैं वहाँ पे प्रोफ़ेसर था और 4 मज़मून जो हैं वो पढ़ाया करता था सेमिनरी में। और अ, मुझे फ़िलिपाइन भेजा गया स्टडी के लिए, और मैं वहाँ पे तकरीबन 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल की 2001 में। और फिर जब मैं वापस आया तो दोबारा मुझे वाइस रेक्टर जो है, असिस्टेंट रेक्टर जो है वो लगाया गया फ़ादर सलीम अंजुम के साथ। तो ये वो दौर था जब मैं सेमिनरी में आया, और फ़ादर सलीम जो थे वो रेक्टर थे, मैं साथ असिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव कम इन अ बिग सी, तो ये आपका अभी
जो आप चाहेंगे, जैसा आप करते हैं, जैसा आप बनना चाहेंगे, यू विल बिकम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये लिखें, पढ़ें और ये सारी चीज़ें करें, और वो मैं उस तरफ आ गया और ज़्यादा। ये किताबें जो हैं ये तकरीबन 8 साल के अरसे में जो है ये 6 किताबें जो हैं इन पे मैंने काम किया। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात थी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2006 से 2008 में मेरी तकर्री हुई सियालकोट में, एक पैरिश में। तो सेमिनरी में जो था, मैं बहुत सूटेड-बूटेड रहता था, यंग प्रीस्ट था और इस वो तो तरह वैसे आप अभी भी रहते, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। तो बड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये बड़ा गहरा तजर्बा है मेरा कि 2006 में मेरी जो तकर्री है वो सियालकोट में हुई, एक पैरिश में, सेंट जोसेफ पैरिश जो है, अटारी। तो वहाँ पे एक फतेहगढ़ का एक एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 500 खानदान थे जो मेरे केयर में दिए गए। तो वहाँ पे जब मैं गया तो जाते ही मैंने देखा, जब मैंने लोगों को विज़िट करना शुरू किया, तो लोगों में एक थर्स्ट थी खुदा के कलाम के लिए, वो खुदा के कलाम को सुनना चाहते थे। तो जाते ही मैंने तकरीबन 2-3 माह में जब लोगों को देखा कि ये चाहते क्या हैं, उनसे बातचीत की, तो मैंने एक कन्वेंशन जो है उसकी बुनियाद डाली वहाँ पे। तो वो तकरीबन 1000 लोग जो हैं उनका इंतज़ाम किया, और ये तकरीबन 2 दिन जो है कन्वेंशन जो है वो चली। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर उस कन्वेंशन को किया। तो एक तो ये मैंने तजुर्बा किया कि आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक कोई काम करते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं। और वो जो कन्वेंशन जो शुरू की मैंने, वो आज तक हर साल अभी जारी है। तो एक तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं लोगों को विज़िट करता था, तो बड़ा करीब से मुझे मौका मिला, क्योंकि आप देखें कि जब आप सेमिनरी में 12 साल की स्टडी के बाद दोबारा सेमिनरी में ही इंचार्ज हो जाते हैं या खिदमत करते हैं, तो वो आप स्टूडेंट्स के पास तो हैं, लेकिन लोग जो हैं आम जो पैरिश में हैं, उनसे आप दूर हैं। तो ये 2 साल मुझे मिले, तो उसमें मैंने जब देखा कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और बहुत सारे गरीब लोग जो थे गुर्बत में भी किस तरह वो खुश रहते हैं, किस तरह उनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पे पुख्ता है। तो इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, और मैंने मेरी ज़िंदगी जो मैं जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क थी, वहाँ पे जाके बिल्कुल ऐसे सादगी जो है वो कुदरती तौर पे मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा आ गई। लोगों को देख के, उनके दुःख, गम, परेशानियों को, कि उनका ईमान जो है कितना पुख्ता है खुदावंद यीशु मसीह पे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप काहिन होते हैं, पासवान होते हैं, और आप अपने लोगों के पास रहते हैं, साथ चलते हैं, उनको विज़िट करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी पे उसका असर होता है, और आपकी ज़िंदगी में और मोहब्बत पैदा होती है लोगों की खिदमत के लिए। तो ये जो एक तजर्बा है, पासवानी तजर्बा जो है, कि और मेरा एक ख्याल है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जो जो सारा सीखा है उसकी यही है। अगर आप लोगों से कनेक्टेड नहीं रहेंगे और आपको लोगों के मसाइल नहीं पता, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक गैप रह जाएगा। ना आप उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उस तरह से कर सकेंगे, क्योंकि चर्च में हमारा पूरा एक कंप्लीट यूनिट है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, हमारी सोशलाइजेशन भी वहाँ पे होती है। हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर जो मेन पर्सन है, जो भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, चर्च लीडर्स हैं, अगर वो लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली वो सुपरफिशियल सा रह जाएगा, वो इन डेप्थ नहीं होगा। तो ये जो आपने किया वो बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली नीडेड इन टुडेज टाइम, यही वो गैप है जो जो अगर रह जाता है तो शायद कहीं हमारी जो चर्च लाइफ है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। एंड आई गेस दिस इज अ ट्रू लीडरशिप ऑल्सो, कि आप अपने लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, वक्त की हमारे पास बहुत कमी है, बातों की हमारे पास बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फादर जी, मेरा ख्याल है कि पासबानी खिदमत में आप रेक्टर भी रहे हैं। जी, तो जी, सेमिनरी। रेक्टर, आप जो रेक्टर हैं उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे, क्या खिदमत थी और क्या किया आपने? जी, जी। तो ये 2001 से लेके 2006 तक, ये तकरीबन 6 साल का वक़्त है जो मुझे मिला लाहौर में पढ़ाने के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहनुमाई करने के लिए। जी। और मैं समझता हूँ कि जो उस्ताद होता है, क्योंकि आई वाज़ प्रोफेसर इन द सेमिनरी, तो जिस तरह आप देखिए एक मामार होता है, मेसन होता है, मिस्त्री होता है, तो वो दीवार बनाता है या घर बनाता है, तो मंज़िल जो घर जो आपको जैसे-जैसे वो रखता है ईंटें, घर बनता जाता है, तो वो यस। बड़ा विज़िबल होता है। मैं समझता हूँ कि जो उस्ताद होता है, जो पढ़ाता है, वो शख्सियत की तामीर करता है। बेशक।
तो अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया वो आज काहिन है, और जब उनसे मुलाकात होती है तो वो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, और वो जो एक रिश्ता, तो वो बड़ी खुशी होती है जब आप देखते हैं कि वो नौजवान जिनकी तरबियत में आपने हिस्सा डाला, वो आज बहुत डेडिकेटेड है और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो ये जिस तरह एक कोई घर नज़र आता है, तो आप उस शख्सियत की तामीर करते हैं, और मैं समझता हूँ कि शख्सियत की तामीर जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसको बड़े ईमानदारी से करना चाहिए और मेहनत से करना चाहिए। तो ये जो 6 साल पहले 6 साल जो है ये मैंने स्टूडेंट जो है उनको पढ़ाया, वो सिस्टर्स भी थी, कांग्रीगेशन, डिफरेंट कांग्रीगेशन, उनको भी पढ़ाया, और बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रोडक्टिव टाइम था ये मेरे लिए, जो कहानत के पहले तकरीबन 6, 7, 8 साल, इसमें मैंने बहुत सारा लिखा, किताबें मंज़र आम पर आई। तो फिर 2008 को सिलसिला शुरू होता है, जो आपका क्वेश्चन था पहले, कि आप जो बाहर आए और आपने कुछ जी, चेंज जी, जी। किया चीज़ें, तो वो उसकी तरफ अभी बढ़ते हैं। तो 2008 में मुझे स्टडी के लिए भेजा गया रोम में। तो वहाँ पे ये जो लाइसेंस मैंने किया ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में, तो ये एक रेसलिंग थी, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता है सीखना, वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज थी। तो मैंने 3 महीनों में लैंग्वेज जो है वो सीखी, और बाद में फिर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, और बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। आई कैन रीड एंड राइट नाउ इटालियन लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी तरह से, उसमें कम्युनिकेशन जो है वो कर सकता हूँ। तो ये जो चर्च हिस्ट्री जो है, ये बड़ा पसंदीदा मेरा सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि हमें पता होना चाहिए हमारी रूट्स जो हैं, वेरी और नाइस। हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अगर हमें तारीख का नहीं पता होगा तो हमें कुछ नहीं पता होगा कि हम क्या थे, कैसे बने चर्च, किस तरह मुश्किलात आई, ये सारी नहीं, और एक और चीज़ें। बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है अब के दौर में कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं और जो हमारा देखें जो एक्सपोज़र हो गया है, वो जाके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें उनके कानों में पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। अब हमने फ़र्क-फ़र्क चैलेंजेस देखे हैं कि एथिज़्म की तरफ ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है। लोग चैलेंज करते हैं जो चीज़ें फ़ेथ जो हमारा फ़ेथ है, उस पे भी चैलेंज करते हैं। तो अगर हमें अपनी हिस्ट्री, हमें अपने रूट्स ठीक से पता है, तो हम किसी जगह वीक नहीं होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो एक ऐसी बात है और एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो हर ईमानदार को बाहसीयत मसीही, मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी रूट्स का और अपनी हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो ये जो हिस्ट्री का इल्म था जो किया, उसने मुझे बहुत तक़वियत दी, और बहुत अच्छा लगा मुझे वो पढ़ के, जो पूरे चर्च फादर से उनकी ज़िंदगी, तालीम और सारा ये सिलसिला बहुत अच्छा। तो जो मेरा थीसिस था वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो मैंने लिखा बेल्जियन कैप्चर मिशन इन पंजाब, पाकिस्तान जो है, और 1988 से लेके 1888 से लेके 1994 तक, ये जो पूरा उस थीसिस में उसको मैंने कवर किया, जो बेल्जियन मिशन था पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पे। तो ये बहुत खूबसूरत थीसिस है, जो अभी ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में भी उसकी एक कॉपी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और ये जो टाइम था, ये कुछ मेरे लिए चेंज साबित हुआ, जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ खास तौर पे। जी, जी। एक वक़्त आया मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ डिसाइड करना चाहिए अपने लिए। आई वाज़ फीलिंग कॉल टू मैरिड लाइफ। तो मैंने बहुत टाइम लिया, आई स्पेंट 1 ईयर इन प्रेइंग, खुदा से पूछते हुए कि इज़ दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और इस तरह। तो मैंने टाइम लिया, एंड आई डिसाइडेड, खुदा से मैंने मदद माँगी, और मैंने खुदा से कहा कि मैं आपकी ही खिदमत करना चाहता हूँ। अगर इस तरह नहीं, तो मैरिड लोग जो हैं वो भी खिदमत करते हैं, तो रहना मैं खिदमत में चाहता हूँ, तो खुदा मेरी मदद करे। सो आई गॉट मैरिड इन 2012, और उसके बाद फिर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इनसे मेरा राब्ता हुआ, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड में यू कैन सर्व एज़ अ प्रीस्ट एंड एज़ अ मैरिड प्रीस्ट। तो रोमन कैथोलिक चर्च में आपको पता है कि वी जी, कांट जी। सर्व एज़ अ प्रीस्ट, मैरिड प्रीस्ट। तो वहाँ पे फिर इटली में मैं था, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का वहाँ पे भी काफ़ी होल्ड है। तो इट जस्ट टूक मी 1 ईयर्स टाइम, और उन्होंने मुझे वहाँ पे इटली में ही खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो वहाँ पे नाइजेरियन कम्युनिटी थी जो माइग्रेट होके इटली में आए थे। तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं उनकी वहाँ पे खिदमत करूँ, तो वो पाकमास करवाता था उनको, और इस तरह। तो फिर बाद में मुझे कहा गया कि मैं यूके में आ जाऊँ। तो फिर यहाँ पे आके बाकायदा फिर मैंने जो पैरिशेज़ हैं जो यूके में, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसमें ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन को उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि
तीन ट्रेडिशंस हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड में। एक इवेंजेलिकल है और एक मिडिल ऑफ द रोड उनको कहते हैं, और एक एंग्लो कैथलिक है। तो जो एंग्लो कैथलिक ट्रेडिशन है, दे आर जस्ट लाइक कैथलिक, लाइक रोमन कैथलिक। तो उसमें जो इबादत है वो भी है, प्रीस्ट जो है वो भी फादर उनको कहते हैं, जैसे मुझे कहते हैं, जो टाइटल मेरा भी फादर हूँ। तो मैं जो एंग्लो कैथलिक ट्रेडिशन है, जो रोमन कैथलिक जो थी, उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बड़ा जरूरी है बताना इंफॉर्मेशन के लोगों को कि जो ऑर्डिनेशन है, जब आप चर्च ऑफ इंग्लैंड में आते हैं तो दे डोंट ऑर्डेन यू अगेन। तो जो आपकी पहली ऑर्डिनेशन हुई है चर्च ऑफ जो रोमन कैथलिक चर्च में, वही जो है वो उसको ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि वही मेन है आपकी, तो आप उसी को लेके आगे सर्व करते हैं। मतलब ऑर्डिनेशन हो गया आपका, मसा हो गए, आप खिदमत के लिए चुने गए, वो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो वो वही से आगे से, मतलब कि दे डोंट ऑर्डेन यू वंस अगेन, बिकॉज दे वैल्यू कि जो आपकी ऑर्डिनेशन हुई है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एंग्लिकन चर्च में भी जो है ये आगे बहुत बड़ा खिदमत का आगे दायरा कार है। तो जो अभी जो मेरा पैरिश है, वैसे मैं अब इसके हवाले से आपको बताना चाहूंगा, जिसका आपने तारुफ में भी जिक्र किया, कि ये बड़ी खुशी की बात है कि देखें खुदा जो है वो काम लेता है हैरत अंगेज तौर पे। हम खुदा के जो भेद हैं उनको नहीं जानते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप एक बार फैसला कर लेते हैं अपने लिए खुदा से मदद मांग के, तो खुदा जो है वो आपकी मदद करता है। So the way I am living very satisfied life and very successful life now, I think that I really am thankful to God, क्योंकि खुदा ने बहुत बरकत दी है मुझे। जो मेरा सिलसिला लिखने पढ़ने का वो भी जारी है। जो खिदमत का सिलसिला जो है वो पहले पाकिस्तान में था, इटली में, और उसके बाद अभी यूके में वो सिलसिला जो है वो जारी है। तो ये एक पैरिश है यहाँ पे चर्च ऑफ द एसेंशन। तो यहाँ पे तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे इस जुरिस्डिक्शन में अंडर आते हैं। तो 20,000 से तकरीबन ज्यादा हैं। तो गुड नंबर। हाँ जी, तो ये पासबानी खिदमत जो है उनकी कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा जो बाहर बोर्ड लगा है वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुदा की बरकत है कि आप खुदा जो है वो खिदमत लेता है। आप कर रहे हैं और आप यकीन मानिए कि दिल से दुआएं हमारे निकल रही हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो मुझे लाइफ पार्टनर जिसको मैंने चुना, शी इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, फौजिया, और वो भी बहुत मजहबी घराने से उनका ताल्लुक है, लाहौर से। उनकी तरबियत जो है वो बहुत चर्च के नजदीक हुई, जैसे ऑल्टर की खिदमत है वो करते थे फैमिली। तो वो अभी मेरे साथ इस पासमानी खिदमत में बहुत ज्यादा मददगार हैं। शी इज वेरी हेल्पफुल टू मी, और मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, क्योंकि अगर आपका पार्टनर जो है लाइफ पार्टनर वो बिल्कुल ही सेकुलर सोच का हो, तो फिर आपके लिए बहुत मसला हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिलीजियस काम करना चाहते हैं। तो इट्स रियली ग्रेट वननेस, और शी रियली सपोर्ट्स माय एक्टिविटीज। और आप जानती हैं कि अगर इतना ज्यादा मैं टाइम अगर दे सकता हूँ डेफिनेटली उनकी कोऑपरेशन के साथ, उनका कोऑपरेशन और सैक्रिफाइस, रजामंदी के साथ, विलिंगनेस के साथ, और उनके वहां पे होने की वजह से, आपके साथ होने की वजह से ही ये मुमकिन हो पाता है। और फादर जी, इस मौके पे मैं अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से, तमाम नाजरीन की तरफ से उनको भी खास तौर पर कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेशन के बगैर ये सफर बहुत मुश्किल था, बल्कि शायद पता नहीं मुमकिन भी होता या नहीं, क्योंकि एक अच्छा साथी और एक ऐसा साथी जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी है, मेंटल कंपैटिबिलिटी है, जो आपके लिए सपोर्ट है, क्योंकि चैलेंजेस हम जानते हैं कि हर जगह पे बहुत आते हैं, मुश्किलात आती हैं, बहुत जगहों पे आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बड़ा डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन अगर आपका साथी आपका साथ देने वाला होता है तो सफर की तलखियां कम हो जाती हैं। बेशक जी जी। और उनको शौक है कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहती हैं, और मुझे कहते हैं कि आप जो है ना आगे बढ़े, और इस तरह। तो ये बड़ी बात है, उनकी बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त आता है, मेरा ख्याल है कि वो समझा जाता है कि जैसे हस्बैंड जो होता है उसकी कामयाबी जो है शायद वाइफ की कामयाबी है, और वाइफ की कामयाबी हस्बैंड की, ये कुदरत की तरफ से एक मेरा ख्याल है एक बात होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो नाजरीन, आपने सुनी फादर इमैनुअल नजीर मानी से उनकी जुबानी कुछ बातें, क्योंकि 20 साल का तवील सफर और इतने सारे एक्सपीरियंसेस और इतनी सारी बातें डेफिनेटली इतने मुख्तसर टाइम में नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जितनी कोई खास बातें थी वो हम आप तक जरूर लेके आए। और हमने आज के प्रोग्राम को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है,
जिसमें हमने कुछ बातचीत की उनकी पासबानी खिदमत पे। सेगमेंट से आगे मूव करने से पहले मैं चाहूंगी अपने नाजरीन को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने का, क्योंकि हमने एक वीडियो क्लिप प्रिपेयर किया है फादर जी की जो 20 साल पासबानी खिदमत है उस पे बेस्ड, ताकि जो बातें भी हमने आपसे की हैं इस सेगमेंट में आप उनको पिक्चर्स की सूरत में भी देख पाएंगे। तो हम जल्दी से देखते हैं एक वीडियो क्लिप। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लिप बहुत अच्छा लगा होगा और आपने जो बातें अभी फादर मानी ने हमसे की हैं, आप उनको अब विजुअलाइज़ भी कर सक रहे होंगे। और इसी के साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है फादर जी की अदबी खिदमात को लेके। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे ज़िक्र किया था कि फादर जी ने अपनी
कहानत के जो पहले 8 साल थे, उनमें ये 6 किताबें लिखी, जो कि मेरा ख्याल है सुनने में इसलिए बहुत चैलेंजिंग सा लग रहा है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आपकी 100% अटेंशन, आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट उस काम की तरफ हो जाती है। तो जो फादर जी के इब्तदाई साल थे खिदमत के, वो भी 100% फोकस मांग रहे थे, वो अपनी खिदमत की बेस बना रहे थे। तो जैसा कि हमने उनका जो बातचीत अभी वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी स्कूलिंग में वो बड़े ब्राइट रहे, फिर स्कॉलरशिप भी आ गई, फिर उन्होंने अपनी जो 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 मुख्तसर तरीके से वो उन्होंने कुछ बातें बताई, उससे हमें ये पता चला है कि वो शुरू से ही बड़े ब्राइट रहे हैं, वो शुरू से ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। वो तो बहरहाल एक तरफ को 100% अपना खिदमत में दे रहे थे, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग डायमेंशन पे काम हो रहा है कि वो लिख भी रहे हैं साथ साथ, जिसमें 100% आपका सोच का दारोमदार है, आपका ज़हन उस साइड पे इन्वॉल्व होता है, और आपने अपना अपनी जो सोच है उसको कंपोज़ इस तरह करना है, आइडियाज़ को कंपोज़ इस तरह करना है कि आपने उसको पेपर पे लेके आना है। और 6 किताबें लिखना अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा काम है। तो फ़ादर जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो 6 किताबें आपने लिखी हैं, ये आपने अपनी जो खिदमत है उसके पहले 8 सालों में लिखी। तो ये आपने बैलेंस कैसे किया कि आपने किताबें भी लिखी, आपने खिदमत भी की, और किताबें भी आपकी गॉड ब्लेस जब हम पढ़ते हैं तो उनमें एक क्वालिटी दिखती है। उनमें आपको हर किताब अलग-अलग नौयत की है। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप हमें उन किताबों के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ, उनके मौज़ूआत के बारे में भी बताएँ, और ये भी बताएँ कि आपने बैलेंस कैसे किया था? जी, जी। सिमाद, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जो आपका टैलेंट होता है, जो आपकी खूबी होती है, उसके लिए आपको कोई बहुत ख़ास तौर पे वक़्त नहीं निकालना पड़ता। वो आप चलते-फिरते, लिखते, आप मतलब कि उसको मैनेज कर सकते हैं। सेमिनरी का जो टाइम है, वो ये था कि दिन के दौरान आप बिज़ी हैं, पढ़ाते हैं, सेमिनरी में जाते हैं, और उसके बाद आपको शाम को काफ़ी ज़्यादा वक़्त जो है वो मिल जाता है, क्योंकि पैरिश में जब आप होते हैं, तो आपको पासबानी दौरों के लिए जाना पड़ता है, लोगों के पास विज़िट के लिए जाना पड़ता है, और कोई फ्यूनरल आ जाती है, कोई और शादी विज़िट है, भी होती है और विज़िट्स बहुत होती हैं। कुछ। तो वो दिन की एक्टिविटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं पैरिश में। तो सेमिनरी में क्योंकि आप स्टूडेंट्स के पास हैं, तो स्टूडेंट्स खुद पढ़ रहे हैं, बिज़ी हैं, तो आपके पास भी वक़्त है कि आप खुद भी बहुत सारा टाइम जो है वो स्टडी के लिए गुज़ार सकते हो। तो वहाँ पे ब बहुत ब्लेस्ड ये लम्हात मिले कि वक़्त मिला, तो मैं बहुत सारा अपना टाइम जो है वो फिर उसको पढ़ने में, लिखने में जो था वो सर्व करता था, जो मुझे मिलता था। जज़ाक कलामी मुआफ़। लेकिन जी। यहाँ पे मैं रोक के नाज़रीन के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ हम फ़ादर जी की बहुत सारी खिदमात को सराह रहे हैं, एक्नॉलेज करें, एप्रिशिएट करें, वहाँ पे एक बड़ी सीखने की बात ये है कि आप गौर करें कि फ़ादर जी की लाइफ़ में टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। जो टाइम उनका खिदमत का था, उसके बाद जहाँ-जहाँ उनको टाइम स्लॉट्स मिल रहे हैं, उसको उन्होंने मैनेज बेहतर किया है। अगर आप उसको अनप्रोडक्टिव कर देंगे, हम शायद गॉसिप या टीवी देखते या फ़ोन पे या कुछ भी करते, हमें लगेगा कि हम बहुत बिज़ी हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो वो जो फ़ादर जी ने इतने 2 मुश्किल टास्क पैरेलल किए हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अपने टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। अपनी उन्होंने पासबानी खिदमत को भी 100% दे रहे हैं, और उसके बाद जो टाइम निकल रहा था, उसमें उन्होंने 100% दिया है अपने लिखने के शौक को। जी, जी। जी। जी, फ़ादर जी। जी, सेवाब, तो ये जो वक़्त था ये मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग था, क्योंकि एक तो लाहौर में जो ओवरऑल फ़ज़ा थी वो बहुत ज़रख़ेज़ थी, शायरी और गीत नगारी और इस तरह। तो ना सिर्फ़ ये मेरी सेकुलर शायरी है, बल्कि गीतों का मुझे बहुत शौक है, और अच्छा, ये 2008 में जब मैं पैरिश में गया, तो वहाँ पे चाँद महमूद हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं फ़तेहगढ़ में, कृष्ण सिंह। अच्छा। तो उनके साथ मिलके हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, तो 10 गीत जो हैं वो मैंने लिखे पाक मास के। जिसमें ज़बरदस्त। दाखिला होता है कलाम मुक़द्दस का, नज़राने का, पाक शराकत का और आखिरी गीत इस तरह, और मुक़द्दसा पूरे मरियम के हवाले सीक्वेंस से में। पूरे सीक्वेंस के साथ। तो वो जो है एक कैसेट और हमने एक सीडी तैयार की। तो वो बहुत उसके खूबसूरत गीत हैं। वो बाद में अभी यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल हैं। तो गीतों की तरफ मेरा बहुत रुझान है। मैं समझता हूँ कि ये जो खुदा का ये जो गिफ्ट है आपने, और जब आपने थियोलॉजी पढ़ी है, आपने डॉक्ट्रिन पढ़ी है, आपको पता है, क्योंकि गीत लिखना जो है ख़ास तौर पे ये बहुत थोड़ा-सा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग गीत लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी नहीं होती, तो वो फिर
कुछ चीजें ऐसी लिख देते हैं जो कि शायद हमारे ईमान के मुताबिक नहीं है, या जो हमारी डॉक्ट्रिन है। रिसेंटली तो हमने बहुत ज्यादा देखा है कि ऐसे बहुत सारे हमने गीतों के लिरिक्स सुने हैं जिसको सुन के हमारा दिल एकदम बंद हो जाता है कि ये वो उसका थियोलॉजी से या उसका बिब्लिकल बैकग्राउंड से कहीं लेना देना नहीं होता, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो लिख के वो कहा ये जा रहा होता है कि वर्शिप है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने गीत लिखे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सीखने के लिहाज से भी सुने जरूर जाने चाहिए। फादर जी, वो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ना हारमोनियम का, तो मैं बहुत टेम्प्ट हुई, हमारे प्रोग्राम की नौयत वो नहीं है, नहीं तो आप ट्रस्ट मी, मेरा दिल किया कि हम आपसे बीच में गीत सुने भी। अच्छा अच्छा, चलिए एनीहो, वो भी कोई किसी वक्त खुदा जरूर मौका देगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो मैं आपको बता रहा था, खासतौर पे गीतों का जो गिफ्ट है ये खुदा की तरफ से मैं खास खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। तो जो गीत मैंने लिखे हैं वो बहुत अच्छे सिंगर्स ने गाए हैं। उसमें हमारा चन्ना ने एक गीत बहुत अच्छा खूबसूरत गाया, उसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया यूट्यूब पे। उसके बाद मोहम्मद अली जो है उन्होंने एक मेरा गीत गाया है, बल्कि 2 गीत उन्होंने गाए हैं, और लाहौर से कुछ सिंगर्स ने गाए हैं। तो ये एक गिफ्ट है, टैलेंट है जिसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। और ये जो शायरी आपने कहा सिमाब, ये इतना आसान काम है। मैं समझता हूँ कि जो किसी भी शोबे में आप अगर परफेक्ट होना चाहते हैं कामयाब, तो आपको उसके लिए बाकायदा स्टडी करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे कोई ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं है, आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, मुताला बढ़ाना पड़ता है। और फिर ये जो शायरी है इसमें इल्म अरूज है, जैसे काहिन बनने के लिए आपको थियोलॉजी करनी पड़ती है, इल्म इलाहियात पढ़नी पड़ती है, तो शायरी करने के लिए इल्म अरूज है, वो ये उसका नाम है, वो उसकी बहरें हैं, उसका पता होता है ये मीटर कितना है, ये क्या है, ये वो उसकी बहुत स्टडी है। तो वो मैंने बाकायदा तौर पे सीखी है। आपकी बात सुन के अंदाजा हो रहा है कि ये कितनी गहरी बात है। यहाँ तो 4 लफ्ज यहाँ से पकड़ते हैं, 4 लफ्ज वहां से लिखते हैं, वो 8-10 लाइनें पूरी हुई और गीत तैयार। बिल्कुल। तो वो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप इसकी तरफ आ जाते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर राइटिंग। तो ख़ास तौर पे आपका जो मीटर है, वज़न जो है, बहर जो है, वो आपको पता होना चाहिए, ये किस में आप लिख रहे हैं, ये इसका कायदा क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने बाकायदा तौर पर सीखी हैं, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अभी इस लिहाज से कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मुझे पता है कि ये वज़न में है या नहीं है, वो पता चल जाता है, तख्ती करते हुए उसको कहते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हम शोबा इख्तियार करें, उसमें शॉर्टकट नहीं है कोई भी, उसमें मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करते किसी भी काम में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो किताबें आप ज़िक्र कर रही हैं, ये इनमें जो 3 किताबें हैं, ये शायरी है। और मुझे याद है कि जो पहली किताब है फाख्ता रक्स करेगी, ये किताब जो है, इसमें तकरीबन जो 40% जो पोएम्स हैं वो ख़वातीन के हवाले से, उनकी आज़ादी और हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप जानती हैं कि किस तरह घुटन ज़दा माहौल है, और जो वायलेंस है अगेंस्ट वीमेन और उनके हकूक़ को दबाना। तो ये उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, जो मज़दूर जो हैं, जो उनसे काम लिया जाता है, उसके हवाले से। और जो अमन के लिए, जैसे नाम ही उसका है फाख्ता रक्स करेगी, कि वो एक तो वो एक छोटी-सी नज़्म अभी सुना देता हूँ, वो उसके टाइटल की है, वो क्या है, मोहब्बत की ज़मीं से अदावत को मिटाकर, मोहब्बत की ज़मीं से अदावत को मिटाकर, जिस रोज़ खल्कत एक दूजे का दम भरेगी, उस रोज़ फाख्ता रक्स करेगी। ठीक है? तो ये एक छोटी-सी नज़्म जो मैंने आपको सुनाई। तो ये शायरी जो है, ये आपके इर्द-गिर्द के माहौल से ही आप कशीद करते हैं, जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब आप सेंसिटिव होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, आप बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स को फ़ील करते हैं, फिर आपके वो जो जज़्बात हैं, वो शायरी में आते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, और आपने कोई भी जो उन राइटर है, सब लोगों के दर्द को समझा। जी, जी। जी, जी। जी, प्लीज़। कोई भी जो राइटर है, जो खासतौर पे शायर है, उसके लिए 3 चीज़ें जो है ना होना जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पहली चीज़ जो है वो है मुशाहदा, जो आपने ज़िक्र किया। तो मुशाहदा किस चीज़ का? कायनात का, ठीक है? कायनात का, जिसमें हम कहते हैं ना बड़ी फितरी शायरी है, बड़ी फितरती शायरी है। तो वो उस शख्स की शायरी में वो माहौल आ जाता है, चाँद, सितारे, दरिया, पहाड़, वो तजर्बा जो इंसान का जो है फितरत का, वो शायरी में आ जाता है जब आप करते हैं। तो मुशाहदा बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है मुताला, कि आपने यू हैव टू रीड द बुक्स,
अगर आपका मुताला नहीं है तो आपको फिर वो काम, आपको पहले उस्तादा को पढ़ना पड़ेगा कि वो किस तरह का अदब उन्होंने तख्लीक किया, उनकी शायरी कैसी थी, उनका डिक्शन कैसा था, उनकी जो वोकैबुलरी है, और फिर ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके। और जो तीसरी चीज़ है वो है मशवरा। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कहें कि मैं अक्ले कुल हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। यू नीड समवन टू डिस्कस कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें जो हैं ये क्या ठीक हैं इस तरह, तो ये इस तरह आप वो आगे तख्लीक में आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को क्रिएटिव रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुताला की ज़रूरत होती है, और मैं ये टाइम जो है वो निकालता हूँ इसके लिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें सबसे पहले खुद को वो जो लैंटर्न है, लैंटर्न के अंदर फ्यूल होगा, तो उससे लाइट निकलेगी ना। तो वो फ्यूल पहले आपको अपने अंदर भरने के लिए, पहले वो सारा रिसोर्स अपने अंदर इकट्ठा करना है, और फिर उसके बाद कोई नई इन्वेंशन, नई क्रिएशन, कोई नई सोच के साथ किसी और एंगल पे आप बात करेंगे। तो वेरी नाइस। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अब, और फादर इमैनुअल मानी का अपना यूट्यूब चैनल है, उसको भी ज़रूर प्रेस्क्राइब करें, ताकि ये तमाम खूबसूरत शायरी, ये गीत, ये नज़में, उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें, और वो जो शायरी है वो उससे आप अपने आप को और ज़्यादा महसूस कर सकें। तो फादर जी, अब आपसे मैं एक बात ये पूछना चाहूँगी कि ये जो हमने किताबें आपकी देखी, हमने और बहुत सारी आपकी कोशिशें देखी हैं, आपका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं इस सारी अदबी सूरत में। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि क्या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या किसी जगह पे आपकी ये तमाम जो खिदमात हैं, उनको सराहा गया है, एक्नॉलेज किया गया है? जी सिमाब, ये 2006 में मुझे फ़रोग़ अदब अवार्ड जो है ये मिला। वो शील्ड जो है अभी भी मेरे पास है, वो मुझे याद दिलाती है कि जो मेरा अदबी कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया गया। और मुझे याद है कि जो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स है, अकेडमी अदबियात जो अदारा है, तो वहाँ पे मैंने पिछले साल ये कोरोना पे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो एक कलाम इकट्ठा कर रहे थे। तो उन्होंने मैंने भी उनको अपना कलाम भेजा, तो उन्होंने उनकी जो वेबसाइट है, जो पाकिस्तान में जो नेशनल अदारा है जो है एकेडमी ऑफ लेटर्स है, तो वहाँ पे उन्होंने उस एक नज़्म को लगाया। तो ये बड़ी ऑनर की बात है कि नेशनल सतह पे उसको एक नज़्म जो है मेरी उसको वहाँ पे लगाया गया। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आप काम करते रहें, कभी भी अवार्ड्स की ख्वाहिश में रुक ना जाएँ। ये जो आपका काम है, ये बहुत दफ़ा लाज़मी नहीं कि आपको फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिल जाए। आप अपना काम, अपनी खिदमत करें। ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये बाद में चीज़ें होती हैं कि कितना कोई कोई करता है, तो ज़रूर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है। और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे हमेशा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ख़ासतौर पे फ़ेसबुक पे मुझे याद है कि जब मैं कुछ चीज़ लगाता हूँ, कुछ शेर या कोई नज़्म, तो वो बहुत सारे लोग उसको लाइक कर रहे होते हैं, कुछ एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो वो एक आजकल के दौर में आपको एप्रिसिएशन जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है, फ़ौरन आपको उसका फीडबैक मिल जाता है। नहीं, और आपको बूस्ट भी करती है, आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है, आपको एनकरेज करती है, नो डाउट करती है, और आपको वो एनर्जी देती है कि हम आप मज़ीद यू गेट दिस एनर्जी टू गो इवन अप ऑन द लैडर, और आप और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और तो सीमा, मैं बताना बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो आपने ज़िक्र किया इन चीज़ों का, ख़ास तौर पे मीडिया के साथ कुछ चीज़ें हैं, वो न्यू कासल इसका भी ज़िक्र आएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि 2008 में मेरी मुलाकात जो है पापा आज़म के साथ हुई, पोप बेनेडिक्ट जो हैं। तो वो जो क्लिप है उसमें देख सकते हैं लोग कि उसमें मैं पापा आज़म से मिल रहा हूँ। तो वो भी बड़े एक बाबरकत लम्हात थे मेरे लिए। बड़े ऑनर की बात है। और दूसरी जो बात है, जब मैं रोम में था, बिल्कुल। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो पापा आज़म का जो रेडियो वहाँ पे उनका, उसको कहते हैं वेटिकन रेडियो। ओके। तो वहाँ पे 3 साल मैंने एज़ अ प्रेज़ेंटर वो प्रोग्राम था, पापा आज़म का जो मैसेज होता है, जो उसको ट्रांसलेट करके और जो एशिया की सारी खबरें हैं वो करके, तो मैं वहाँ पे अपनी आवाज़ में उनको ब्रॉडकास्ट करता था। तो वो बहुत सारे ममालिक में, दुनिया के, वो सारी आवाज़ पाकिस्तान में भी वो प्रोग्राम चलता था। प्रेज़ तो गॉड। 3 साल की जो वो मेरी एज़ अ रेडियो प्रेज़ेंटर वेटिकन पे
वो भी एक खिदमत है। वो तो जब मुझे याद है कि वो जो वहाँ पे प्रीस्ट थे जो इंचार्ज थे, उन्होंने बाकायदा फिर मुझे लेटर एक इश्यू किया एक्नॉलेजमेंट का दैट फादर इमैनुअल हैज बीन वर्किंग ऑन रेडियो वेटिकन। जबरदस्त जबरदस्त। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सोना तपकर कुंदन होता है, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ हुआ ये कुंदन जो हम देख रहे हैं। और ये जो इतनी सारी क्वालिटीज हैं और इतनी सारी चीजें जो आज आज हम आपको देखते हैं और आज हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी इन सारे कंट्रीब्यूशन को। और अभी अगली बातचीत हम करेंगे ही आपके मीडिया रोल पे, क्योंकि अब आपका हम एक खास कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि आपने एक बड़ी खूबसूरत खिदमत है आपकी, एक प्रैक्टिकल खिदमत है, एक फ्रंट लाइन पे आके आपकी खिदमत है कि आप पूरे 1 साल से एनसीएन टीवी के साथ आप एसोसिएटेड हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि फादर इमैनुअल नज़ीर मानी एनसीएन टीवी के डायरेक्टर भी हैं। और हमने यूजुअली देखा है कि जो हाई पोस्ट होती हैं वो यूजुअली ये होता है कि वो स्लीपिंग पोस्ट ज़्यादा कहलाई जाती हैं, क्योंकि उसमें आप शायद मशवरे में या शायद किसी जगह बॉस बनने में तो आप ज़रूर अपना रोल रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काम में हम कम देखते हैं जो हाई पोस्ट पे होते हैं। लेकिन फादर इमैनुअल नज़ीर मानी ने एनसीएन टीवी की ग्रोथ में, इसके बढ़ने में, इसकी तरक्की में, नाजरीन में इतनी मकबूलियत पाने में फादर इमैनुअल नज़ीर मानी का एक बहुत बड़ा रोल है। एक प्रोग्राम जब आपने करना होता है तो उसमें आपको बेहद बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है। और स्पेशली देखिए, रिकॉर्डेड प्रोग्राम अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है, लेकिन लाइव उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए होता है बिकॉज यू डू नॉट गेट एनी चांस ऑफ अनडू और रीडू। जो लाइव में आपने बोल दिया, जो आपने कह दिया, वो हो गया। तो पूरा साल हमने फादर इमैनुअल मानी को देखा है कि उन्होंने कंडक्ट किए हैं प्रोग्राम, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बड़ी डिफरेंट नेचर, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको उन पे स्टडी करना पड़ता है। आप उनको, अगर पॉलिटिकल नेचर का है तो आपको कुछ चीजें पॉलिटिकल नेचर की पढ़ के आनी है, ताकि जो पैनलिस्ट बैठे हैं आपने उनसे जब बातचीत करनी है तो आपको तो कम से कम पूरी कमांड हो उस बात की। आपने कोई रिलीजियस प्रोग्राम करना है, आपने कोई सोशो इकोनॉमिक इशू पे बात करनी है। और हमने देखा कि पूरे साल में करंट इश्यूज पे बड़ी रैपिडली जैसे जैसे कोई इशू सामने आता था वैसे वैसे एनसीएन टीवी पे वो टेलीकास्ट होता था। तो फादर इमैनुअल नज़ीर मानी का बड़ा एक प्रोमिनेंट रोल हमने वहां पे देखा है कि वो बहुत तेजी से चीजों को अपडेट कर रहे होते थे। तो फादर जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं आपकी सारी खिदमत के लिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पूरा साल तो आपने लिया सबके इंटरव्यू एक के बाद एक, तो आपको इस प्रोग्राम में कैसा लग रहा है जिसमें हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सिमाब, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं सैमसन साहब भी कह रहा था, मैंने कहा कि मैं तो इंटरव्यू करता रहा हूँ, तो आज मैं काबू आ गया हूँ। मैंने कहा कि आज सिमाब जो है वो इंटरव्यू कर रही हैं, और थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि the way you conduct the interview, it's wonderful, and you yourself are very much talented and gifted. और खुदा आपको भी ऑनेस्टली फादर जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत खुशी इसलिए हुई है कि आप वो शख्सियत हैं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अपना नाम बनाया। और जब आपने अपना नाम बनाया तो उसके साथ आपने हम सब के लिए भी एक इज्जत कमाई है। एक बड़ा प्रोमिनेंट आपकी खिदमत यहाँ पे भी रही है, आपकी वहां पे भी रही है। उसके साथ ये जो मुख्तलिफ बातों पे आज हम बात कर रहे हैं, और हमने आपकी अदबी जो खिदमात हैं उनके बारे में सुना, हमने आपकी बारीकियां, कुछ बारीकियों के बारे में कि कितनी बारीकियां आप में पाई जाती हैं उसके बारे में, जो हमने अपने नाजरीन को भी कोशिश की कि हम मुतारिफ करवाएं। तो वो करके मुझे लगा है कि मैंने अपना कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस सारे में प्ले किया है, क्योंकि ये हमारा भी फर्ज है और ये हमारा मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को बिल्ड करने का भी एक प्रैक्टिकल वे है कि हम अपने लोगों को अप्रिशिएट करें, उनकी सारी खिदमात को एक्नॉलेज करें और साथ ही साथ हम उनको मुतारिफ भी करवाएं। तो दिस इज रियली लाइक एन ऑनर फॉर मी आल्सो कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। और मजीद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये हमें बताएं कि आपका ये जो पूरे साल का मीडिया का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पासबानी खिदमत अलग, आपका लिखने का जो ज़ौक है या जो आपका काम है वो अलग, शायरी अलग, आपका ये जो चैनल का काम था और मीडिया का एज ए
पूरा आपने जो मेज़बानी की, आपने जो सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जी। कैसे ये हट के रहा? बिल्कुल, बिल्कुल। समाद, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम नुक्ता है और बहुत अहम क्वेश्चन है जो आपने किया। और मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो काम हमने करना होता है, उसके लिए हमें बहुत सारा वक़्त मिल जाता है या हम प्रोवाइड कर लेते हैं। जो काम नहीं करना होता, उसके लिए कभी भी वक़्त नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी बात है इस हवाले से, क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट है वो इस हवाले से भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में जो सारे इश्यूज़ हैं, उसमें आपने देखा कि फ़ोर्स्ड कन्वर्शन का एक बहुत बड़ा मामला रहा है, और फिर ख़ास तौर पे हैरेसमेंट के वाक़यात और ये जो जबरन तब्दीली मज़हब और फिर शादी और ये चीज़ें, और फिर पॉलिटिकल लिहाज से भी लीडरशिप के मसाइल जो हैं पाकिस्तान में उस हवाले से, फिर कुछ नेशनल डेज़ थे उनको भी हम सेलिब्रेट करते रहे। तो ये जो टैलेंट है, ये जो बोलने की ख़ास तौर पे, ये सेमिनरी में मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। ये मैं कंपेयरिंग किया करता वहाँ पे सेमिनरी में। जो अच्छा। हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, मुझे याद है कि जब यौम वालिदैन भी होता था, तो वो ये जो कंपेयरिंग का ये काम है, ये मेरे ज़िम्मे आता था। तो एक तो मुझे वहाँ से ये एक टैलेंट मैंने महसूस किया। तो दूसरा जो मैं ख़ास तौर पे इसलिए आया कि सैमसन साहब जो हैं, एक तो वो ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, इट्स वेरी ईज़ी टू वर्क विद हिम, वेरी जेंटलमैन। वेरी और दूसरा जो है वो सियालकोट से हैं, तो मैं भी सियालकोट से हूँ, तो ये एक एक ये भी बड़ा अच्छा हुआ। जब मैं उनसे मिला, मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी फैमिली को जब मैंने आपको बताया कि मैं सियालकोट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, 2 साल मैंने काम किया, तो वो मेरे पैरिश में इनकी फैमिली भी जो वहाँ पे इनकी सिस्टर हैं और वो जो फैमिली है उनके साथ राब्ता हुआ। तो इस तरह सैमसन साहब को मैं वहाँ से भी सियालकोट से भी जानता था, और जब यहाँ पे आके उनसे मुलाकात हुई, उनके खानदान से मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अपनायत फ़ील हुई, बड़ा अच्छा लगा। और फिर यूके में जिस जगह पे हम रहते हैं, सैमसन साहब और मैं बिल्कुल करीब-करीब हैं, इट्स जस्ट 45 मिनट्स ड्राइव, 45 मिनट की ड्राइव है, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो बहुत सारी चीज़ों ने हमें ज़हनी तौर पे कनेक्ट किया, और मैंने देखा कि ही गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत हमेशा जब भी हम एक मैं समझता हूँ कि आपको कोई काम करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। यू बिल्कुल। नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है, मैं उनको समझता हूँ, और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है हमारी हुई। ये तो बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री हमने देखी भी है। जी, जी। जी, जी। तो वो हमने सोचा, एक तो मेरा ये पैशन है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अगरचे हम यूके में हैं, लेकिन जो हमारा दिल जो है, हमारी जड़ें जो हैं, हमारा सब कुछ जो वो पाकिस्तान के लिए है। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगरचे हम इन ममालिक में आ गए हैं किसी वजह से, ठीक है, हालात की वजह से आए या ज़िंदगी हमें ले आई। लेकिन आप देखें हमारा बाकी तो सब कुछ, वालिदैन, बाकी बहन-भाई, आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारब, रूट्स कनेक्टेड यहाँ पे हैं, आपका दिल धड़क रूट्स, रहा होता है यहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब हम यहाँ पे कोई पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है, तो यकीन जानें, बेशक हम इधर हैं, हमें लगता है जैसे ये हमारे साथ हो रही है। जो लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, ये वाक़यात होते हैं, वी फील इट हियर वेरी मच। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया में आप की जो आवाज़ है, ये आप पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। मीडिया जो है, ये इसमें बहुत पावर है, ताकत है। आप देखें, हम एक प्रोग्राम करते हैं जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। जब आप ऑनलाइन चले जाते हैं तो उसका एक असर होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करते हैं, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी जो मसीही कम्युनिटी है, जिस जो उनको मसाइल हैं, तो अगर हम ये गिफ्ट रखते हुए भी अगर हम उनका ज़िक्र ना करें, आवाज़ ना उठाएँ, कोई बातचीत ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी। तो बिल्कुल। एक ये मेरा पैशन है अपने लोगों के लिए कि अगरचे हम बाहर हैं, यूके में हैं, लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वो वहाँ पे हैं। वी फील द जॉयज़ एंड पेन्स व्हाट रियली हैपेंस देयर, वो सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं। तो ये जो मैंने बहुत सीखा इस साल में, एक तो आपको पता है कि पैंडेमिक का मामला था, खौफ-ओ-रास था, दुनिया परेशान थी। तो हम चाह रहे थे कि एक इस चैनल के ज़रिए लोगों को एक एंटरटेन भी करें, इन्फॉर्मेशन जो है, आपको दौर है, ये दुनिया उसी की है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मालूमात नहीं, वो बहुत पीछे रह जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन का भी आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, और जो पैशन है ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सारी बातें हम जो मसाइल हैं उन पे ज़िक्र बातचीत करते हैं, जो लीडरशिप के मसाइल हैं उन पे बात करते हैं। और मुझे मौका मिला जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का। अगरचे आपको पता है कि मेरा काम जो सारा
वो रिलीजियस चीजों का है। तो ये भी एक मौका मिला बातचीत का, और उसके लिए मुझे बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आप खुद भी प्रेजेंटर है, आप कंपेयरिंग करती हैं, आपको पता है कि जो मेजबान होता है, जो कंडक्ट कर रहा होता है, उसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस पे होती है जी, पूरे और प्रोग्राम को ड्राइव करना, अपने टाइम का ख्याल रखना, अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ना अपने, तो वो जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा, जितना ज्यादा उसने तैयारी की होगी, उतना क्वालिटी प्रोग्राम जाएगा। बिल्कुल। और फिर आपने एज अ मेजबान देखना होता है कि कोई डोमिनेट तो नहीं कर रहा, कोई बात को ज्यादा तो नहीं लेके जा रहा, फिर आपने बड़े तरीके से फिर बात को आगे कि लेके वो आगे बढ़ाना है। डिसरिस्पेक्ट भी नहीं हो, कि कोई किसी बिल्कुल को बिल्कुल, बुरा भी नहीं लगे, और इंटरप्शन भी आपने ना वो लगे। बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जाती तौर पर खुद बहुत सीखा है इस साल के दौरान, और मैं समझता हूँ कि ये मीडिया, इसमें बड़ी पावर है कि एक तो आपको बहुत सारे लोग जानना शुरू कर देते हैं इस हवाले से भी। तो पहले भी लोग मुझे जानते थे, लेकिन मैंने देखा कि जब ये बाकायदा तौर पे ये न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क और फिर एनसीएन टीवी जब ये अभी बन चुका है, तो ये बड़ा खुशगवार तजुर्बा है। और अभी सैमसन साहब और मैं, और क्योंकि आप भी टीम का हिस्सा हैं, तो ये हमारी ख्वाहिश है कि इसको और बढ़ाया जाए, इसको और तरक्की दी जाए, प्रोग्राम और अच्छे लेके आए। कैन यू इमेजिन के जो खासतौर पे अदब के प्रोग्राम है, जो मुशायरे हमने किए, उसके बाद जो अदबी जो लोग हैं, उनके इंटरव्यूज किए हैं। नज़ीर कैसर साहब, आपने देखा कि बहुत सरमाया हमारा, उनको हमने बाकायदा नशिस्तें की हैं और उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात और उनकी बातों को रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्ड पे हैं। आयरीन फरज जो है बहुत अच्छी शायरा कराची से, उनका आरिफ परवेज़ नकीब है, अफ़ज़ाल फ़िरदौस साहब हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके हमने इंटरव्यूज किए, और अभी भी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि चलता ये रहेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक अदबी खिदमत है। ये जो चमकते सितारे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे रिलीजियस हों, और वो जब आप उन पे काम करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आप एक तरह से आप वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारी चीज़ें, जो आइंदा आने वाले लोग जो हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे सिमाब खास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ बिशप जी का भी, ठीक है? जो डैड, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा तावन है हमारे साथ, और आपका भी, दोनों का, बाप का भी, बेटी का भी। और ये चैनल जो है इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें ताउन हासिल है अच्छे लोगों का, जो कि अच्छी गुडविल रखते हैं। और आपने देखा होगा बिशप साहब ने कहा कि ये ऐसा चैनल है जिस पे किसी की इजारादारी नहीं है। यस। ये बड़ा, ये उस दिन उन्होंने बात की। तो ये वाक़ई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इसका जो मोटो है वो भी ये है कि जो कहीं भी आपकी आवाज़ नहीं सुनता, तो ये चैनल जो है हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़। हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़, ठीक है? तो नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल के खिलाफ। इस्तेहसाल के खिलाफ कहीं पे भी हो रहा है, तो वो वाक़ई हम उसमें कामयाब हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मोटो है हमारा कि हम अदब को भी आगे बढ़ाएँ, जो हमारे इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत करें, हमारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हों, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इसको और आगे लेके जाएँगे, आगे बढ़ेंगे। जी। तो बिल्कुल। ये ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत सीखने को मिला। मुझे पता है कि मैंने टाइम जो है वो निकालता हूँ, अगरचे कि मुश्किल होता है, पैरिश आपको पता है कि बड़ा पैरिश है, लेकिन मैं वो 1 घंटा प्रोग्राम के लिए निकाल लेता हूँ, उसकी तैयारी कर लेता हूँ, तो ये जस्ट लाइक दैट। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और मेरा ख़्याल है कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी एनकरेजमेंट की बात भी रही है, क्योंकि इससे हम ये सीख सकते हैं कि देखिए, मुझे जो आपने अभी बात की मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। आपने कहा कि जो काम हमने नहीं करना होता, वो हमने नहीं करना होता, और जो उसके हमने लिए करना कभी भी होता वक़्त है नहीं होता। उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। जी, वी जी। मेक एक्सक्यूजेस जब हमने नहीं करना, एंड वी मेक टाइम जब हमें कोई काम करना होता है। तो वो सब हमारे अपने हाथ में होता है अगर हमने वाकई कोई काम करना है। तो फादर जी, थैंक यू वेरी मच। बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने अपने पूरे साल भर के एक्सपीरियंस को समो दिया है, और यकीनन आपने बिशप साहब का भी अभी जिक्र किया, और वो भी बेहद खुश हैं, और हम सब भी बहुत खुश हैं कि खुदावन ने आपको इतनी सारी बरकतें दी हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ दी हैं। हमारे पास देखिए वक़्त कम हो रहा है, और हमारे पास अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं। लेकिन चूँकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं अपने आखिरी सवाल करने से, क्योंकि मैं आखिर में आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, उससे पहले मैं चाहूँगी कि नाज़रीन जो साल भर की एनसीएन की खिदमात हैं फादर जी की, उनको भी एक झलक में देखें
कि कौन-कौन से उन्होंने प्रोग्राम कराए, किन-किन मेहमानों के साथ वो प्रोग्राम्स में आए, और इसका भी एक छोटा-सा वीडियो क्लिप हमने आपके लिए बनाया है। ज़रूर आप यहाँ पे देखें। जी नाज़रीन,
तो आपने देखा कि किस तरह फादर इमैनुअल नज़ीर मानी ने इस पूरे साल में एनसीएन टीवी के साथ इतने सारे प्रोग्राम्स किए, इतनी अलग-अलग ख़ास शख्सियात के साथ किए, और पूरा साल ना सिर्फ पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी को, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हर जगह पे जहाँ पे जो भी क्रिश्चियंस हैं, ना सिर्फ उनको, क्योंकि ये एनसीएन टीवी इज़ ओपन, like anybody can watch these shows, so it is not just only for the Christians, it's for everyone. So उन्होंने पूरा साल डिफरेंट शोज किए, डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि लोगों की अवेयरनेस, लोगों की एजुकेशन और लोगों को के सिखाने के अमल को उन्होंने बहुत बढ़ाया। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और फादर जी मैं आज का आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपको बुलाहट हुई और आपने खुदावंद को यस कहा, तो वो कौन सा लम्हा था, वो कैसे था, आपने उस बुलाहट को कैसे पहचाना, ताकि आज का हमारा नौजवान जो ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर वो ये समझना चाहे कि उसको खुदावंद की तरफ से कोई बुलाहट है और खुदावंद उससे ये खिदमत लेना चाहता है, तो वो कैसे उस बुलाहट को पहचाने और कैसे वो खुदावंद को यस कहे। आज का जो खास मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को और हमारे नौजवानों को देना चाहते हैं। जी सिमाब, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अहम सवाल है जो अभी आपने किया, और मैं समझता हूँ कि इसका जो जवाब जो है वो मैं इस तरह देना चाहूँगा, क्योंकि जो अपना जो मैंने तजुर्बा किया अपनी लाइफ में कि जब आप खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो खुदा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बरकत देता है। पहले ये बंदे को ज़हन में बैठा लेना चाहिए कि खुदा जो है वो बहुत मेहरबान है। आप जब डेडिकेट करते हैं, कोई सैक्रिफाइस करते हैं, छोटी-छोटी सैक्रिफाइसेस जब आप करते हैं, तो उनका आपको रिटर्न मिलता है किसी न किसी शक्ल में। तो ये खुदा की तरफ से एक बरकत होती है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक़्त मौजूदा दौर में पाकिस्तानी पस मंज़र में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे काहिनों की, जो खिदमत की तरफ आना चाहिए। ना सिर्फ काहिन बल्कि कोई भी शख्स, खिदमतें तरह-तरह की हैं। कैटेकिस्ट जो हैं, जो मैरिड होते हैं, मुबशरन इंजील, वो अपने आप को लेके आएँ। जो हमारी बहनें हैं, वो खिदमत के लिए आगे आ सकती हैं। चर्च के अंदर खिदमत है, आप समाज में खिदमत है। खिदमत कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी पावरफुल है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खिदमत करना सिखाया है। कि खुद खुदा होकर और शागिर्दों के पाँव धोए और खिदमत को आम किया और कहा कि मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ, और उसका अमली सबूत दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि किस तरह उन्होंने खुदा होकर जो खिदमत है उसको किया, और वो कितनी खिदमत फलदार थी खुदावंद यीशु मसीह की, कि वो लोगों में ज़िंदगी बाँटते थे, शिफ़ा बाँटते थे, और कंपैशन था दिल में। बीमार को देख के तो उसको शिफ़ा देते थे, मुर्दों को उन्होंने ज़िंदा किया। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जो शख्स है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम गौर-व-खोज करें। ये कोई बड़ा डिफ़िकल्ट होगा बताना कि कौन-सा कोई ख़ास लम्हा होता है कि कोई ये कोई, इट्स नॉट लाइक स्विचिंग अ बटन दैट यू विल नो कि मुझे खुदा बुला रहा है। ये ओवरऑल एक एटीट्यूड हो जाता है आपका। आप दिलचस्पी लें, अगर आप फ़ील करते हैं कि आपके अंदर कंपैशन है, आप पैशन रखते हैं लोगों के लिए, आपके दिल में हमदर्दी है, आप खिदमत में आना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ट्राई ज़रूर करें। अगर आप काहिन बन के खिदमत करना चाहते हैं, ट्राई ज़रूर करें, आएँ, अपने आप को आज़माएँ। जब तक आप पानी के बाहर खड़े रहेंगे, आपको पता नहीं होगा कि उसकी गहराई कितनी है। आप उसमें उतरें, अगर खुदा की मर्ज़ी है आप कामयाब हो जाएँगे, ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम ट्राई तो किया है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? तो मेरा ये पैगाम है नौजवानों को, एक तो मुस्बत सोच रखें, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, वक़्त जो है उसको ज़ाया ना करें। टाइम जो है अब दुनिया में बहुत कीमती है, और जो आप करना चाहते हैं वो उसको शौक से करें, खुदा की तरफ ध्यान लगाएँ। खुदा यकीनन आपसे बहुत हैरत अंगेज़ तौर पे काम जो है वो लेगा। Thank you so much, Father Mani. It was a pleasure. It was a wonderful experience having this interview with you. And may God continue to bless you and make you an instrument of His peace. May you keep soaring higher and higher. हमारी बहुत सी दुआएं मेरी तरफ से सैमसन जावेद जो कि फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं इस चैनल के, उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से
हमारी तमाम टीम की तरफ से एक बार फिर आपको आपकी 20th ईयर ऑफ प्रीस्टली ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम खुदावंद से दुआ गो हैं कि वो खुदावंद आपकी बरकत, खुदावंद आपकी खिदमत को और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा बरकत दे, और हम अगले साल इस वक्त फिर आपकी 21वें साल की एनिवर्सरी को इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। हमारी बहुत सारी दुआओं, हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त लेंगे नाज़रीन, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिमाब, थैंक यू वेरी मच। खासतौर पे आपने बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की पूरी टीम का और सैमसन जवेद साहब का खासतौर पे उनकी सारी मोहब्बत का और आपका, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके खानदान के लिए। गॉड ब्लेस यू, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल इंटरव्यू, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। खुदा आपको ज़्यादा कामयाबी और तरक्की तक। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ इजाजत लेंगे नाजरीन, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और हम आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। थैंक यू।